मैं ओहायो के एक छोटे से कस्बे में वेटरनरी डॉक्टर हूं। ऐसी जगह जहां इंसानों से ज्यादा पशु हैं और हर कोई एक दूसरे को जानता है। आप सोचेंगे कि यहां जिंदगी काफी प्रेडिक्टेबल होगी। ज्यादातर ऐसा ही है, लेकिन करीब 2 साल पहले मैंने कुछ ऐसा नोटिस करना शुरू किया जिसने मेरी प्राकृतिक दुनिया की समझ ही हिला दी। यह सब कुछ एक ठंडी साफ शरद ऋतु की सुबह से शुरू हुआ। मैं अभी अभी क्लिनिक पहुंची ही थी कि मेरी असिस्टेंट जेनी घबराई हुई शक्ल लेकर भागती हुई आई। डॉक्टर रोजी, डॉक्टर रोजी, डंस परिवार ने अभी फोन किया है। कल रात किसी चीज ने उनके कूप में घुसकर बहुत बुरा हाल कर दिया है। यह कोई अनोखी बात नहीं थी। हम अक्सर फार्म पर शिकारी जानवरों के हमलों से निपटते रहते थे। आमतौर पर कायोटे या कभी कभार जंगली कुत्ते ऐसे घुस जाते थे और छोटे मवेशी जैसे मुर्गियों को मार देते थे। लेकिन जब मैं डंस परिवार के फार्म पर पहुंची तो मुझे तुरंत समझ आ गया, ये कुछ अलग था। चिकन कूप ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई बवंडर आया हो। मोटे वायर वाली जाली ऐसे फटी हुई थी जैसे टिश्यू पेपर हो। अंदर खून ही खून था। मगर जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था मुर्गियों को मारने का तरीका। वो किसी भूखे जानवर का बेकाबू हमला नहीं था। हर मुर्गी की गर्दन को एक जबरदस्त ताकत से काटा गया था। जब मैं वो सब देख रही थी, मिस्टर डन मेरे पास आए। उनकी आवाज कांप रही थी। रोजी, मैं 30 साल से मुर्गियां पाल रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया है? मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं था। दांतों के निशान कायोटे के हिसाब से बहुत बड़े थे और जिस ताकत से जाली फाड़ी गई थी वो ज्यादातर स्थानीय जानवर नहीं कर सकते थे। मैंने कुछ सैंपल और मेजरमेंट्स ली और जांच करने का वादा किया। अगले कुछ हफ्तों में मैं लगभग इस घटना को भूल ही गई थी, लेकिन ये दोबारा हुआ। इस बार पीटरसन परिवार की भेड़ों के साथ 3 भेड़ें मारी गई थी। बिल्कुल वही सटीक तरीका जैसे डंस के यहां हुआ था। बाड़ को जबरदस्त ताकत से तोड़ा गया था। मैंने उन हमलों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया, जगह और तारीख के साथ। तीसरी घटना के आसपास जाकर मुझे एक पैटर्न दिखा। हर हमला पूर्णिमा की रात को हुआ था। पहले मैंने इसे इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन महीनों बीतते गए और वही पैटर्न बना रहा। हर पूर्णिमा की रात को एक नया हमला होता। हमेशा वही तरीका, अविश्वसनीय ताकत के साथ, बिल्कुल सटीक हत्याएं, और हमेशा आसान जंगली शिकार के बजाय पालतू मवेशियों को चुनना। मैंने अपनी रिसर्च शुरू की, स्थानीय वन्यजीवों के व्यवहार को देखा, रेंजर्स और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट से बात की, लेकिन किसी के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जो उन घटनाओं से मेल खाता हो। यह हमले माउंटेन लायन के हिसाब से ज्यादा ताकतवर थे, भालुओं के हिसाब से ज्यादा सटीक थे और किसी भी जंगली शिकारी के हिसाब से बहुत कम थे, क्योंकि अगर कोई जंगली जानवर हमला करता तो वो इतने दिनों के गैप में नहीं करता। अपनी भूख मिटाने के लिए वो पूर्णिमा की रात का इंतजार नहीं करता। इन्हीं रातों की एक रिसर्च के दौरान मुझे एक शब्द मिला, क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी। एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें इंसान मानता है कि वो जानवर में बदल सकता है। ज्यादातर मेडिकल लिटरेचर इसे भ्रम मानते हैं, लेकिन कुछ पुराने ग्रंथ इसे वेयरवुल्फ की कहानियों से जोड़ते हैं। ये बात सोचकर मैं लगभग हंस ही पड़ी। हमारे छोटे से मिडवेस्ट कस्बे में वेयरवुल्फ कहां से आ सकता है? ये तो बस कहानियां होती हैं। मुझे अपनी सोच बिल्कुल बेतुकी लगी, लेकिन फिर भी पूर्णिमा की रात का कनेक्शन, अद्भुत ताकत, जानवरों जैसी कुशलता, एक बार ये ख्याल मेरे दिमाग में बैठ गया तो निकल ही नहीं पाया। बेशक ये सब मैंने अपने तक ही रखा। कस्बे में मेरी एक रेपुटेशन थी। मैं ऐसी बेतुकी बातें करके अपनी रेपुटेशन खराब नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने कस्बे के लोगों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, खासकर हर महीने पूर्णिमा के आसपास। शुरुआत में बहुत हल्का सा ऑब्जर्व करती थी। कुछ लोग पूर्णिमा के पास आते ही ज्यादा चिड़चिड़े लगने लगते थे। मेरा एक क्लाइंट फ्रैंक, जो आमतौर पर बहुत शांत रहता था, जब मैंने उसके कुत्ते की अपॉइंटमेंट बदलने को कहा तो वो लगभग भड़क ही गया।
वो तारीख पूर्णिमा की रात थी। फिर एक एबिगल नाम की लड़की थी। वो नई नई हाई स्कूल बायोलॉजी टीचर बनी थी और हमारे कस्बे में करीब 1 साल पहले आई थी, बिल्कुल उसी समय जब ये हमले शुरू हुए थे। मैंने नोटिस किया कि पूर्णिमा की रात के बाद वो हमेशा थकी हुई लगती थी। अक्सर अगले दिन बीमार बताकर छुट्टी ले लेती थी। लेकिन असली झटका मुझे करीब 6 महीने बाद लगा। मैं क्लिनिक में देर रात तक काम कर रही थी और वो पूर्णिमा की रात थी। तभी एक इमरजेंसी कॉल आया। कस्बे के बाहर किसी बड़े जानवर को गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। जब मैं वहां पहुंची तो ड्राइवर बुरी तरह कांप रहा था। वो बार बार कह रहा था, कसम से डॉक्टर, वो हिरन नहीं था, वो 2 पैरों पर चल रहा था। वो जानवर जो भी था, टक्कर लगने के बाद खुद को जंगल में घसीट कर ले गया था। हमें वहां पर खून की एक लकीर मिली, लेकिन करीब 100 गज बाद वो गायब हो गई। लेकिन वहां मुझे एक और चीज मिली जिसने मेरी रगों में खून जमा दिया। कीचड़ में आधा छिपा हुआ एक पच्चीन जो इंसान के पैर से बड़ा था। हर उंगली के सिरे पर साफ पंजों के निशान थे। पुलिस के आने से पहले मैंने उसका कास्ट बना लिया। आज भी वो कास्ट मेरे डेस्क की दराज में बंद है। वो मुझे याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें तर्क से परे हैं। अगले दिन मुझे पता चला कि एबिगल अस्पताल में भर्ती हुई है। हाइकिंग के दौरान हुए हादसे में उसे गंभीर चोटें लगी हैं। वो हफ्तों तक काम पर नहीं आई और जब लौटी तो महीनों तक लंगड़ाकर चलती रही। काश मैं कह पाती कि मैंने ये रहस्य सुलझा लिया था, कि मुझे सच्चाई मिल गई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि जवाबों से ज्यादा सवाल है। हमले अब भी जारी हैं, वो भी हर पूर्णिमा की रात को। हमेशा वही लक्षण होते हैं। मैंने अपनी रिसर्च स्थानीय शेरिफ से साझा की है, लेकिन ठोस सबूत के बिना वो कुछ नहीं कर सकते और मैं अपनी शंकाएं खुलेआम बता भी नहीं सकती। आखिर कौन मानेगा कि एक वेटरनरी डॉक्टर कह रही है कि कस्बे में वेयरवुल्फ है। हो सकता है मैं गलत हूं, इसलिए मैं अपना काम करती रहती हूं, जानवरों का इलाज करती रहती हूं, कभी कभार होने वाले हमलों को दर्ज करती रहती हूं, सही वजह ढूंढने की कोशिश करती हूं और साथ साथ चांद को बढ़ते घटते देखती हूं, ये सोचते हुए कि अगली पूर्णिमा की रात क्या लेकर आएगी। अगर आप कभी ओहायो के किसी छोटे कस्बे में हो और पूर्णिमा की रात किसी सुनसान सड़क पर एक वेटरनरी ट्रक खड़ा दिखे तो हाथ हिलाकर अभिवादन कर देना। शायद वो मैं ही हूं, नजर रखे हुए हूं, उस पल का इंतजार कर रही हूं जब साइंस और लेजेंड्स आपस में मिलकर इन घटनाओं को समझाएं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो सच में एबिगेल हो सकती है? कमेंट्स में जरूर बताना। अगली कहानी सुनाने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं। अगर आप डॉग लवर हैं या डॉग्स के प्रति दिखाए या सुनाए जाने वाले वायलेंस को लेकर थोड़े सेंसिटिव हैं तो आप ये कहानी स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। मेरा नाम कैलेब है। मैं लुइजियाना के लेक चार्ल्स से करीब 10 मिनट दूर कैलकासियो पैरिश में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा हूं। मैं लेवीज और दलदलों के बीच बड़ा हुआ हूं, ऐसी जगह जहां लोग राजनीति से ज्यादा सांपों और एलिगेटर्स की बातें करते हैं। मेरे डैड कंस्ट्रक्शन में काम करते थे और मैं भी उन्हीं के कीचड़ भरे रास्ते पर चल पड़ा। मैंने पहले भी तूफानों को इस जमीन को चीरते हुए देखा है, लेकिन 2020 का हरिकेन लॉरा वो बिल्कुल अलग था। उसने सिर्फ छतें नहीं उड़ाई और पेड़ों को नहीं तोड़ा, उसने जमीन की खाल तक उधेड़ दी। उसके बाद के दिन पूरी तरह अफरा तफरी के थे। न बिजली, न पानी, न नींद, बस गर्मी, सड़ांध और सन्नाटा। एक सुबह तड़के में प्रियन लेक के पास लेवी को हुए नुकसान की जांच कर रहा था और तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे आज तक समझा नहीं पाया हूं। सूरज अभी निकला नहीं था, बस वो हल्की नीली रोशनी थी जो हर चीज को भूतिया और सपाट बना देती है। लेवी बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। फटी हुई डामर, धसी हुई मिट्टी और वहां पानी होना जहां होना ही नहीं चाहिए था। मैं इतनी सुबह इसलिए आया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी
कि शहर के दोबारा बसने पर मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा। सोचा था कि अगर पहले पहुंचकर कुछ फोटोज ले लूं तो एक शुरुआती रिपोर्ट बना लूंगा और शायद बड़ी कंपनियों से पहले मैं बाजी मार लूंगा। मैं ऊंचे ऊंचे किनारों पर सावधानी से चल रहा था। बूट कीचड़ में चप चप कर रहे थे। तभी मुझे नीचे पानी के पास कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले तो मुझे लगा वो कोई खोया हुआ कुत्ता है। वो काफी बड़ा था। मुझे लगा शायद वो शेफर्ड या मास्टिफ है जो पानी की तेज धारा से कुछ घसीट कर बाहर निकाल रहा था। मैं आंखें सिकोड़ कर ध्यान से देखने लगा। वो ना तो छटपटा रहा था ना भौंक रहा था। उसका पूरा ध्यान पानी में किसी चीज पर था। मैं थोड़ा और पास गया। वो जो भी था मेरी तरफ पीठ किए लेवी के किनारे झुका हुआ था। आधा पानी में था और आधा बाहर था, लेकिन उसके अंग बहुत गलत लग रहे थे, कुछ ज्यादा ही लंबे और जोड़ों पर अजीब तरह से सख्त। उसकी पीठ उभरी हुई थी। कंधों के बीच एक मोटा सा उभार था, जैसे उसकी रीढ़ गलत तरह से मुड़ी हुई हो या टूटी हुई हो। वो चीज अजीब लुढ़कती सी चाल में हिल रही थी और पहली बार मेरे सीने में बेचैनी उतरने लगी। वो बाढ़ के पानी से किसी भारी चीज को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। वो एक जानवर की लाश थी जो धारा में उलझी हुई थी। वो लाश धीरे धीरे ऊपर आई, जबकि वो प्राणी जोर जोर से उसे खींचता रहा। उसके पंजे कीचड़ में फिसलते रहे। पानी में पड़ा शरीर पूरी तरह भीगा और फूल चुका था। कई दिनों तक बहते रहने से पेट फूला हुआ था। पहली नजर में मुझे लगा ये कोई जंगली सूअर या हिरन होगा। तूफान के बाद ऐसी चीजें दिखना आम है, लेकिन फिर मुझे उसका फीका पीला फर दिखाई दिया जो चिपका हुआ और गीला था। और फिर मैंने एक जाना पहचाना पंजा बेजान लटका हुआ देखा। वो एक कुत्ता था, एक गोल्डन रिट्रीवर, किसी का पालतू कुत्ता। शायद पानी अचानक बढ़ने पर बह गया होगा और उसके मालिक को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वो नजारा दिल तोड़ने वाला था। कुछ दिन पहले तक यही कुत्ता शायद पीछे वाले दरवाजे पर पूंछ हिलाते हुए इंतजार करता होगा, उस इंसान को देखने की उम्मीद में जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था और खुद से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन वो इंसान कभी आया ही नहीं। एक पल के लिए मुझे आंसू रोकने पड़े। मैंने और कुछ सावधान कदम आगे बढ़ाए। उस वक्त तक मैं यही सोच रहा था कि जो प्राणी रिट्रीवर को खींच रहा है वो भी एक कुत्ता ही होगा, बस थोड़ा बड़ा और अजीब दिखने वाला है। शायद घायल होगा या तूफान से पूरी तरह थक चुका होगा। जिस तरह से वो शरीर को खींच रहा था, एक पल को मेरे दिमाग में आया कि शायद वो मदद करने की कोशिश कर रहा है, किसी अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा है या उसके लिए शोक मना रहा है। लेवी मलबे और दुख से भरी थी। इससे भी अजीब चीजें हो चुकी थी। मैंने कुत्तों को अपने मरे हुए मालिकों को छोड़ने से इनकार करते देखा है या डूबे हुए घरों की रखवाली करते हुए देखा है, जैसे किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हों जो कभी नहीं लौटने वाला। इसलिए मैं धीरे धीरे और चुपचाप आगे बढ़ा। उम्मीद थी कि वो डर कर भाग न जाए, लेकिन तभी वो चीज थोड़ा सा साइड की तरफ मुड़ी, बस इतना कि मैं उसका चेहरा देख सकूं। और उसी पल मेरी सारी सहानुभूति गायब हो गई। वो कुत्ता नहीं था। वो ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैंने कभी जिंदगी में देखी हो। उसकी थूथन कुछ हद तक कुत्ते जैसी थी, लेकिन गलत थी। कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी। जबड़ा कुत्ते के मुकाबले बहुत भारी था और दांत ऐसे थे जो किसी भी प्राकृतिक जानवर के नहीं लगते थे। उसके कान फड़कने लगे और मैं उसकी सांसों की आवाज सुन सकता था जो गीली और भारी थी। वो नीचे झुका और रिट्रीवर के पेट में अपने दांत गड़ा दिए। एक भयानक चरमराहट के साथ मांस की लंबी पट्टी उखाड़ ली। मैं जहां खड़ा था वहां से भी नसों के टूटने की आवाज सुन सकता था। एक सेकंड के बाद बदबू ने मुझे जकड़ लिया। गीला फर, कीचड़ और खून की तीखी धातु जैसी गंध आ रही थी। मैं वहीं जम गया। मेरी सांस गले में अटक गई। वो चीज खाती रही, जोर से, बिखेरते हुए, लालच से। वो जरूर भूखा रहा होगा। और फिर
वो रुक गया। उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसका शरीर एकदम स्थिर हो गया, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। मैं हिला नहीं, एक भी मांसपेशी नहीं। वो प्राणी अपने ऊपरी शरीर को बहुत सोच समझकर धीरे से मोड़ते हुए मेरी तरफ घूमा। उसके पंजे वहीं जमे रहे। एक पल के लिए हम दोनों हल्की सुबह की रोशनी में एक दूसरे को घूरते रहे। उसकी आंखें फिल्मों की तरह चमक नहीं रही थी, लेकिन जितनी रोशनी थी उसे पकड़ रही थी, चमकीली, समझदार और सीधे मेरी आंखों में गड़ी हुई। मैं एक कदम पीछे लड़खड़ाया, कीचड़ में फिसला और लगभग गिर ही पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझ पर झपटेगा। मैंने खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन वो झपटा नहीं। उसके बजाय वो बस धीरे धीरे मुड़ा और फिर वो खड़ा हुआ। उस प्राणी ने अपनी टेढ़ी मेढ़ी रीढ़ को सीधा किया और जमीन से खुद को धकेलते हुए दो पैरों पर खड़ा हो गया, बिल्कुल भालू की तरह, लेकिन धीमे और अटपटे तरीके से। उसकी रीढ़ से कई बार साफ साफ चटकने की आवाजें आईं। वो सिर्फ लंबा नहीं था, वो बहुत विशाल था। आसानी से 7 फुट से ऊपर था, या शायद उससे भी ज्यादा। उसका धड़ मोटा था, लेकिन उसके हाथ पैर लंबे, रस्सियों जैसे मांसपेशियों से भरे हुए थे, और उसके पंजे उसके शरीर के बगल में नीचे की ओर लटके हुए थे। एक पल के लिए वो हिला तक नहीं, बस वहीं खड़ा रहा। उसकी बाहें ढीली सी झूलती रहीं, कंधे झुके रहे। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे तय कर रहा हो कि मैं क्या हूं और मेरे साथ क्या करना है। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने अपना मुंह खोला और गुर्राने लगा। एक भारी गले से निकली आवाज जिससे मेरे पैरों के नीचे की कीचड़ तक कांपती हुई लगी। लेकिन वो गुर्राहट खिंचती गई, बिगड़ती गई और उसकी पिच ऊंची होती चली गई, और फिर वो कुछ कहीं ज्यादा भयानक बन गई। एक हुआक, एक चीख, एक करहा, जैसे वो तय ही नहीं कर पा रहा हो कि उसे कौन सी आवाज निकालनी है, या शायद वो एक साथ सारी आवाजें निकालने की कोशिश कर रहा था। वो आवाज ऐसी थी जैसे लोहे को मरोड़ा जा रहा हो, जैसे हवा किसी टूटे हुए गले से जबरदस्ती खींची जा रही हो। वो सिर्फ तेज नहीं थी, वो गलत थी, आदिम, पराई, इंसानी दुनिया से बाहर की। ऐसी आवाज जो कानों में नहीं बल्कि सीधे रीढ़ की हड्डी में उतर जाती है। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। मेरा शरीर खड़ा रहना ही नहीं चाहता था। वो आवाज किसी भी दलदल, जंगल या बाढ़ के मैदान की नहीं थी। वो इस दुनिया की नहीं थी। उस दैत्य ने नीचे झुककर मरे हुए कुत्ते को कॉलर से पकड़ा, एक हाथ से, बिल्कुल किसी इंसान की तरह, और मुड़ गया। उसके बाद उसने जो किया वो उस नर्क जैसी आवाज जितना ही डरावना था। वो उस रिट्रीवर को लेवी की ढलान पर ऊपर की तरफ खींचने लगा। उसके पंजे गीली मिट्टी में धंसते हुए पकड़ बना रहे थे। उसका झुका हुआ ढांचा बढ़ती रोशनी में एक काली परछाई बन गया था। चढ़ते वक्त कुत्ते का शरीर कीचड़ में उछलता और फिसलता जा रहा था। ऊपर पहुंचकर वो एक पल को रुका और फिर से हवा सूंघी और फिर दूसरी तरफ उतर गया। वो उस डूबे हुए जंगल के हिस्से में गायब हो गया जिसे हरिकेन की बाढ़ ने पूरी तरह निकल लिया था। जब वो डूबे हुए पेड़ों के बीच गायब हुआ तो उसके पैरों के आसपास पानी छलछला रहा था। वो अपना शिकार घसीटते हुए बिना पीछे देखे अंधेरे में खो गया। उसके गायब होने के बाद भी मैं कम से कम पूरा 1 मिनट वहीं जड़ बना रहा। मेरे पैर कांप रहे थे, गला सूख चुका था। मुझे याद नहीं कि मैं गाड़ी तक कैसे पहुंचा, लेकिन पहुंचा जरूर होऊंगा, क्योंकि मुझे होश तब आया जब मैं ड्राइवर सीट पर था। इंजन बंद था और हाथ अब भी स्टीयरिंग को जकड़े हुए थे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लोग कहते कि मैं नींद की कमी से परेशान था, कि मैंने ये सब कल्पना में देख लिया, कि तूफान और तबाही के सदमे ने मेरे दिमाग से खेल किया। शायद सच में ऐसा ही था,
लेकिन मैंने पूरी जिंदगी शिकार किया है। मुझे पता है वहां कौन कौन से जानवर होते हैं और वो कैसे दिखते हैं। वो चीज उनमें से कोई नहीं थी। उसके बाद के दिनों में मैं इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने लगा, अजीब जानवरों या दलदलों में देखे गए रहस्यमय प्राणियों के बारे में। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा जब मुझे डॉगमैन और वेयरवुल्फ जैसे प्राणियों की रिपोर्ट्स मिल गईं। ज्यादातर उत्तर की तरफ, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा। चश्मदीद गवाहों के बयान, धुंधली तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। उनमें से बहुत कुछ पागलपन जैसा लगता था, लेकिन उनमें से बहुत कुछ मेरे देखे हुए प्राणी से मेल खाता था। फिर मुझे अपने ही इलाके से जुड़ी एक चीज मिली, रूगरू, एक कैजुन लीजेंड, मेरे शहर से भी पुरानी, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां। एक शापित भेड़िया आदमी की कहानी जो रात में दलदलों में घूमता है। इन सब से पहले मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था, पर अब मैं उतना श्योर नहीं हूं। हर लेजेंड में थोड़ी सच्चाई होती है। हालांकि मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा प्राणी इस दुनिया में आया कैसे और इतने समय तक छिपा कैसे रहा, वो भी आज के जमाने में। खैर, मैं अब अपनी आंखें खुली रखूंगा और अगर उसे मैं फिर से देखूं या कुछ और सुनूं तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने नॉर्थ वेस्ट विस्कॉन्सिन में किसी क्रिप्टिड को देखा था। वो दिखने में बिल्कुल भेड़िए जैसा था और मैं जानता था कि वो कोई भालू नहीं था। और मुझे पूरा भरोसा है कि भेड़िए सीधे खड़े होकर नहीं दौड़ते। उस वक्त मैं 16 या 17 साल का था। गर्मियों के बीच का समय था और हम नॉर्थ वेस्ट विस्कॉन्सिन में अपने कैबिन पर थे। मैं अपने कजन और दादा दादी के साथ वीकेंड के लिए आया था और अपना एयरसॉफ्ट गियर भी लाया था। तो मैं और मेरा कजन एयरसॉफ्ट की लड़ाई में लगे थे, लेकिन मैं उसे उससे कहीं ज्यादा सीरियसली ले रहा था। मैं पूरा बीडीयू वुडलैंड कैमोफ्लाज पहने हुए था। बेहतर टैक्टिकल एडवांटेज के लिए मैं जंगल के अंदर चला गया। हमारी जमीन ऐसी थी कि हमारे लगभग 1 एकड़ के जंगल की सीमा के चारों तरफ एक ट्रेल घूमती हुई जाती थी। हमारी झड़प हमें करीब 200 मीटर अंदर जंगल में ले गई, दाईं तरफ वाले ट्रेल पर। मैं आउटडोर लाइफ का जबरदस्त शौकीन हूं। कम उम्र में ही मुझे हंटिंग, सर्वाइवल ट्रेनिंग और हथियारों से परिचय करा दिया गया था। उस समय मैं कई सालों से एमएमए की प्रैक्टिस भी कर रहा था। मतलब ये है कि मैं आसानी से डरने वाला नहीं हूं और जंगल में मुझे काफी कंफर्टेबल महसूस होता है। अब मैं 25 साल का हूं और मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करता हूं। साथ ही अब मैं जंगल की कहीं ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन तब मैं जरूरत से ज्यादा घमंडी था। खैर, यहीं से चीजें अजीब होने लगती हैं। हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी थी और हम जंगल के एक थोड़े खुले हिस्से के किनारे खड़े होकर बस बातें कर रहे थे। उस खुले हिस्से के दूसरी तरफ एक ढलान थी जो नीचे एक छोटे से तालाब तक जाती थी। वहां जानवर दिखना आम बात थी क्योंकि वो पानी पीने की जगह थी। अब जैसे कोई भी अनुभव जंगल प्रेमी जानता है कि छोटे जानवर इंसानों के आसपास भी अपना काम करते रहते हैं, पक्षी चहचहाते रहते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा शिकारी आसपास होता है तो जंगल एकदम खामोश हो जाता है। तो मैं और मेरा कजन बात कर रहे थे और मैंने उसे डराने का सोचा। मैंने उसे चुप कराया और धीरे से कहा, श्श, कोई हमें देख रहा है। और वो तुरंत शांत हो गया। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि चारों तरफ सन्नाटा था। एक भी चिड़िया चहचहा नहीं रही थी। फिर वो एहसास आया जब लगता है कि कोई देख रहा है, और जब ऐसा लगता है तो सच में कोई देख रहा होता है। मैं उसी पल हंटर मोड में आ गया और उस खुले हिस्से को स्कैन करने लगा। मैंने दाएं से बाएं देखा और फिर वापस देखा, और दूसरी बार देखने पर मैंने उसे देख लिया। सबसे पहले उसके दांत दिखे क्योंकि वो बैकग्राउंड में अलग ही नजर आ रहे थे। ध्यान से देखने पर उसके सर में कुत्ते जैसे फीचर्स दिखे। उसका फर गहरे लाल भूरे रंग का था। और बात तब और अजीब हो गई जब मैंने देखा कि वो एक पेड़ के सहारे टिका हुआ था और उसका आगे का बायां हाथ पेड़ को पकड़े हुए था।
उस हाथ में पंजे जैसे नाखून दिखाई दे रहे थे। वो हाँफ रहा था, हमारी ही तरफ घूर रहा था। उसके कान खड़े हुए थे और वो घुटनों के बल या झुका हुआ बैठा था। मैंने तुरंत पहचान लिया कि एक खतरा है, एक शिकारी है। ये सब शायद 10 सेकंड के अंदर हुआ और फिर मैंने अपने कजन से कहा, हमें यहां से निकलना होगा। वो मुझसे तेज दौड़ता था। जब मैंने ये कहा तब भी मेरी नजर उसी जानवर पर थी। मेरा कजन दौड़ पड़ा। जैसे ही वो दौड़ा, वो जानवर सीधा खड़ा हुआ और हमारी तरफ बढ़ा, और मेरे दौड़ने से पहले उसने 2 पैरों पर कम से कम 3 कदम लिए। जब मैं पलटकर दौड़ने लगा तो लगा कि वो शायद 4 पैरों पर आ रहा था। मैं ट्रेल के मोड़ तक पहुंचा जहां मेरा कजन मेरा इंतजार कर रहा था, और मैं चिल्लाया, भागो भागो, रुको मत। और हम दोनों कैबिन की तरफ भागे। भागते वक्त मैं जंगल में पीछे से टूट फूट की आवाजें सुन सकता था, लेकिन वो जानवर पेड़ों की लाइन के आगे नहीं आया। उस वक्त मुझे लगा कि उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि या तो वो अपने इलाके की रक्षा कर रहा था या बस हमें डराने के लिए चार्ज किया था। ज्यादातर जानवर इंसानों से कहीं तेज दौड़ सकते हैं। अगर वो सच में हम में से किसी को पकड़ना चाहता तो बड़ी आसानी से पकड़ सकता था। मैं समझना चाहता हूं कि वो कोई भालू या बड़ा भेड़िया था, लेकिन जो मैंने देखा था वो किसी भी जाने पहचाने जानवर से मेल नहीं खाता। आज भी मैं इसे समझ नहीं पाया हूं। हाल ही में मुझे ऐसे लोगों के एक ग्रुप में जोड़ा गया जिन्होंने मिलते जुलते अनुभव बताए हैं। उनका कहना है कि मेरा अनुभव बाकी साइटिंग से मेल खाता है। वो इसे डॉगमैन मानते हैं, जो मुझे सबसे घटिया नाम लगता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो मैंने देखा वो दूसरों के दावों से बहुत मिलता जुलता है, शायद बिल्कुल वही है। हालांकि उस प्राणी को लेकर मेरी अपनी कुछ थ्योरीज हैं। आमतौर पर मैं काफी शक करने वाला इंसान हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो मैंने देखा था वो नॉर्मल नहीं था, और अब मैं पहले जितना शक्की भी नहीं रहा। आज भी जंगल मुझे नर्वस कर देते हैं। अब मैं ना तो अकेला जंगल में जाता हूं और ना ही बिना हथियार के। मुझे किसी इंसान से डर नहीं लगता, लेकिन जो चीज वेयरवुल्फ जैसी दिखती हो, मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। मैं बार बार अपने सॉकेट रेंच के बारे में सोचता रहता हूं। जानता हूं ये बेवकूफ़ी है, लेकिन मेरा दिमाग ऐसा ही है। वो उस बड़ी डरावनी, जो भी वो था, उस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। इसलिए उसकी जगह मैं अपने पसंदीदा सॉकेट रेंच पर अटका हुआ हूं, जो अब भी उस बदनसीब खलिहान के पास पड़ा हुआ है। मेरी पत्नी सारा कहती है कि नया रेंच खरीद लो, लेकिन बात रेंच की नहीं है। मेरी थेरेपिस्ट कहती है कि मुझे ये सब लिखकर निकालना चाहिए। इसे वो नैरेटिव प्रोसेसिंग कहती है। हालांकि यकीनन वो ऐसी कहानी की उम्मीद नहीं कर रही होगी। दक्षिण की तरफ 12 अक्टूबर को, इस तारीख को याद रखना, क्योंकि उसी दिन मेरे भांजे केविन का जन्मदिन था और मुझे बुरा लग रहा था कि खलिहान की छत ठीक करने के चक्कर में मैं उसकी पार्टी मिस कर रहा हूं। लेकिन सच कहूं तो बच्चों की पार्टियां वैसे भी पूरी अफरा तफरी भरी होती हैं। मेरी बहन उन लड़कों को पूरी तरह बेकाबू छोड़ देती है। सर्दियां आने से पहले खलिहान का काम भी जरूरी था, और केविन को उन चीखते हुए 8 साल के बच्चों के बीच अपना चिड़चिड़ा अंकल डैन ज्यादा याद भी नहीं आता। कम से कम मैंने खुद को तो यही समझाया। खैर, मैं अपनी कहानी पर आता हूं। वो खलिहान बहुत पुराना है, जिसे मेरे दादाजी ने 1956 में बनाया था। एक सपोर्ट बीम पर आज भी उनके नाम के अक्षर खुदे हुए हैं, ठीक वहीं जहां वो बचपन में मेरी लंबाई नापा करते थे। अब उसमें देखने लायक ज्यादा कुछ नहीं बचा है, लेकिन उसमें इतिहास है, परिवार का इतिहास है, और यहां वो मायने रखता है। मैं उस दिन छत पर था, उस जिद्दी फ्लैशिंग के टुकड़े को ठीक जगह पर बैठाने की कोशिश कर रहा था। रेडियो चालू था और उस पर पॉप कंट्री सॉन्ग बज रहे थे। काम करते करते मैंने महसूस किया कि पक्षी चुप हो गए हैं, और अचानक मुझे एक अनजाना सा डर महसूस हुआ। तभी मैंने अपना हथौड़ा नीचे गिरा दिया।
मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुका और तभी मैंने उसे देखा। अब यह आपको पागलपन जैसा लगेगा, लेकिन मेरी पहली प्रतिक्रिया डर या झटका नहीं थी। मेरी पहली सोच थी कि इस चीज को यहां नहीं होना चाहिए। वो एहसास बिल्कुल ऐसा था जैसे आप किचन में जाएं और वहां एक घोड़ा खड़ा मिल जाए। मतलब डर नहीं लगेगा, लेकिन बहुत गलत लगेगा। वो जैसन्स की जमीन की सीमा के पास से मुझे देख रहा था। वो वहां ऐसे खड़ा था कि आपने कभी ब्रिटिश महल के गार्ड देखे हैं, बिल्कुल वैसे ही, एकदम सीधा, चौकन्नी मुद्रा में। बस फर्क इतना था कि वो एक विशाल भेड़िए जैसी चीज थी, कम से कम 8 शायद 9 फुट लंबी। मुझे याद है मैंने उस वक्त सोचा, ये तो खलिहान के दरवाजे जितना ऊंचा है। मेरा दिमाग खुद को रिस्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। उस चीज का चेहरा जर्मन शेफर्ड जैसा था, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा, ज्यादा चौड़ा। वो मुझे मेरे बचपन के कुत्ते रैक्स की याद दिला रहा था। फर्क बस इतना था कि रैक्स 2 पैरों पर खड़ा नहीं होता था और ना ही उसके हाथ लगभग इंसानों जैसे दिखते थे। अब वो बात बताता हूं जो मुझे आज भी अंदर से हिला देती है। उसके फर पर गहरे रंग के पैच थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बनियान पहन रखी हो, बिल्कुल वैसी टैक्टिकल वेस्ट जैसी पुलिस वाले पहनते हैं। बस फर्क ये था कि वो सब फर का ही हिस्सा था। मुझे याद है मैंने उसे देखा और सोचा, ये थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है। और फिर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि भला ये कैसा ख्याल है, जब आप ऐसी चीज देख रहे हो जो अस्तित्व में होनी ही नहीं चाहिए, तो ऐसा ख्याल आपको हंसा ही देगा। काश मैं कह पाता कि मेरे पास कोई प्लान था या मैंने कोई समझदारी वाला काम किया, लेकिन नहीं। मैं बस छत की चोटी पर टांगे फैलाकर बैठा रहा, हाथ में आखिरी कील पकड़े हुए उसे देखता रहा। उसके साथ एक अजीब सा घूरने का मुकाबला चल रहा था। तभी मेरा फोन बज उठा। मेरी बेटी एमा का कॉल आ गया। मैं इतना चौंक गया कि कील मेरी टांग में चुभ गई और मैं चिल्ला उठा। और उस चीज ने इस पर प्रतिक्रिया दी, आक्रामक तरीके से नहीं। उसने अपना सर एक तरफ झुका लिया और उसके कान आगे हो गए, जैसे वो चिंतित हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे रैक्स करता था जब हम में से किसी को चोट लगती थी। और यही वो पल था जिसने मुझे हिला दिया। डर नहीं, बल्कि ये अजीब सच्चाई कि एक दैत्य मेरी बेवकूफी पर चिंता दिखा रहा था। मैं सीढ़ी से ऐसे उतरा जैसे मेरी जान पर बनाई हो, और इसी अफरा तफरी में मेरा सॉकेट रेंच मेरे हाथ से निकल गया। वो हवा में घूमता हुआ घास पर जा गिरा। मैं जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचा और घर पहुंचते पहुंचते हर स्पीड लिमिट तोड़ दी। सारा ने मेरा चेहरा देखा और बोली, इस बार क्या करके आए हो? क्योंकि यही चेहरा मैंने पिछले साल बनाया था, जब मैंने उसका बर्थडे डिनर बनाते हुए किचन में आग लगा दी थी। मैंने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा निकल रहा था। मैं बेकार की डिटेल्स में उलझता जा रहा था। मैं उसे ऐसी बातें बता रहा था कि हवा में उसका फर का हिलना, उसके एक कान में छोटा सा निशान का होना, जैसे कभी किसी लड़ाई के बाद ठीक हुआ हो, और ये बात कि वो कबूतर की तरह पांव अंदर की ओर करके खड़ा था, जो किसी दैत्य के लिए अजीब तरह से क्यूट था। सारा ने मेरी पूरी कहानी सुनी और फिर उसने पूछा कि क्या वो पुलिस को बुलाए। लेकिन मैं पुलिस से क्या कहता कि मेरे खलिहान के पास एक बहुत ही शालीन दैत्य खड़ा है। खलिहान की छत अब भी ठीक नहीं हुई है। मेरे औजार अब भी वहीं पड़े हैं। उसमें मेरा पसंदीदा सॉकेट रेंच भी शामिल है। वैसे अब मैंने नया खरीद लिया है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है। एमा चाहती है कि मैं पुराना वाला वापस ले आऊं। कहती है मैं बेवजह ड्रामा कर रहा हूं। उसके लिए कहना आसान है, वो लिंकन कॉलेज में है। उसने उस चीज को नहीं देखा था जिसे मैंने देखा था। एक बार मैं वापस गया था, कुछ दिनों बाद, अपनी शॉटगन साथ में लेकर। हालांकि मुझे नहीं पता कि उससे क्या फायदा होता।
सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, सिवाय एक बात के, और कसम से ये सच है। मेरा सॉकेट रेंच मेरे टूल बॉक्स के ऊपर सलीके से रखा हुआ था, वही टूल बॉक्स जो भागते वक्त गिर गया था। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था। मुझे लगता है ये उस जीव की तरफ से कोई शांति प्रस्ताव है या कुछ और है, मुझे नहीं पता। ये पूरी बात एक पागलपन लगती है। मेरी थेरेपिस्ट कहती है कि शायद ये तनाव की वजह से हुआ भ्रम था। पिछले सीजन में खेत का काफी नुकसान हुआ था और कॉलेज के लिए एमा भी घर से बाहर निकल गई थी। शायद वो सही है, पर फिर भी मैं हर दिन मौसम की खबरें देखता हूं, कहीं कोई तूफान छत को नुकसान न पहुंचा दे। मेरा एक हिस्सा चाहता है कि पूरी सर्दी साफ रहे, लेकिन दूसरा हिस्सा वो जानना चाहता है कि क्या वो अब भी वही है, पेड़ों की लाइन में कबूतर जैसे पांव करके खड़ा है, अपनी टैक्टिकल फर वेस्ट पहने हुए हर चीज पर नजर रखे हुए है। एक चीज तो पक्की है, बिना बैकअप के मैं वो छत ठीक नहीं करने वाला। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि मैं कभी भी अपने पुराने होम टाउन में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन जिंदगी आपको घुमा फिरा कर वहीं ले आती है। मेरी मॉम को हार्ट अटैक आने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। किसी न किसी को उनकी देखभाल करनी ही थी। मेरी बहन देश के दूसरे छोर पर अपने परिवार में व्यस्त थी, तो बस मैं बचा था, 32 साल का तलाकशुदा आदमी, जो उसी चरमराते पुराने फार्म हाउस में वापस पहुंच गया था जहां वो बड़ा हुआ था। चारों तरफ मक्के और सोयाबीन के अंतहीन खेत थे। जब मैं वहां रहने आया तब अगस्त का आखिरी समय था। हवा में भारी नमी थी और शामें झिंगुरों की लगातार गूंज से भरी रहती थी। मॉम अभी रिहैब सेंटर में थी, इसलिए कुछ हफ्तों तक मैं घर में अकेला था। मैं दिन भर सालों से जमा कबाड़ साफ करता और घर को दोबारा रहने लायक बनाने की कोशिश करता। कॉलेज जाने के बाद से घर में ज्यादा कुछ बदला नहीं था। किचन में वही फीका पड़ा वॉलपेपर, लिविंग रूम में वही घिसा पिटा कारपेट। मेरा पुराना बेडरूम भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गया था। कई साल पहले भूले जा चुके बैंड्स के पोस्टर अब भी दीवारों पर चिपके हुए थे। ऐसा लगा जैसे मैं वक्त में पीछे चला गया हूं, और वो एहसास अच्छा नहीं था। करीब एक हफ्ते बाद मुझे अजीब सपने आने लगे। शुरुआत में वो बस झलकियां थी। रात में मक्के के खेत दिखते थे, बच्चों की हंसी की आवाजें आती थी, लेकिन हर रात वो और ज्यादा साफ और असली लगने लगे। मैं ठंडे पसीने में जाग जाता, दिल जोर जोर से धड़कता और ऐसा लगता जैसे कोई मुझे सोते हुए देख रहा हो। फिर वो रात आई जब मैंने कुछ देखा। मैं सोफे पर लेटकर कोई लेट नाइट टॉक शो देखते देखते सो गया था। अचानक मेरी नींद खुली और वो देखे जाने वाला एहसास पहले से कहीं ज्यादा तेज था। और फिर मुझे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ दिखा। एक छोटी सी लड़की, शायद 8 या 9 साल की, जिसने पुराने जमाने की ड्रेस पहनी हुई थी। वो अंधेरे में जैसे हल्की सी चमक रही थी। वो सीधे मुझे घूर रही थी। मैंने पलक झपकी और वो गायब हो गई। मैंने खुद को समझाया कि ये बस एक सपना था, तनाव और नींद की कमी की वजह से हुआ भ्रम था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि मैंने कुछ बहुत असली देखा था। अगले दिन उस लड़की की तस्वीर मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, इसलिए मैं फिर से कामों में लग गया, खुद को बिजी रखने की कोशिश करने लगा। लेकिन कसम से कभी कभी मुझे आंखों के कोनों से कुछ हिलता हुआ दिखता था, और जब मैं मुड़कर देखता वहां कुछ भी नहीं होता था। उस शाम मैंने अपनी बहन को फोन किया। मैंने उसे उस लड़की के बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि उसे लगे मैं पागल हो रहा हूं, लेकिन मैंने उससे पूछा कि क्या उसे हमारे घर के भूतिया होने की कोई कहानी याद है। उसने कहा, ज्यादा नहीं, लेकिन क्या तुम्हें बूढ़े मिस्टर जॉनसन याद हैं? वो 50 के दशक में गायब हुई मिलर लड़की के बारे में कुछ कहा करते थे। कहते थे कि वो मक्के के खेतों में भटकती है, लेकिन वो तो बस बच्चों को दूर जाने से रोकने की कहानी थी। मैंने कोई गोलमोल जवाब दिया और बात बदल दी।
लेकिन कॉल खत्म होने के बाद उसकी कही बात मेरे दिमाग में घूमती रही। मिलर लड़की, वो नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। अगले कुछ दिन मैंने स्थानीय इतिहास खंगालने में बिताए। यह मेरे सोचने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। हमारा शहर इतना छोटा था कि उसकी अपनी लाइब्रेरी तक नहीं थी और काउंटी सीट 1 घंटे की ड्राइव पर थी। फिर भी मैंने माइक्रोफिश पर कुछ पुराने अखबार ढूंढ ही लिए और उन्हीं अखबारों में मुझे कुछ मिला। एक फीकी सी ब्लैक एंड व्हाइट हेडलाइन, 1956, स्थानीय लड़की लापता, साजिश की आशंका। आर्टिकल छोटा था, बस कुछ पैराग्राफ थे। 8 साल की सारा मिलर अपने परिवार के फार्म से गायब हो गई थी। आखिरी बार मक्के के खेतों के पास खेलती हुई देखी गई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। जिस फार्म से सारा गायब हुई थी वो हमारा ही था। मेरे माता पिता ने वो फार्म 80 के दशक में खरीदा था, जब वो केस ठंडा पड़ चुका था। शायद उन्हें इसकी कहानी पता भी नहीं थी। उस रात मैंने फिर उस लड़की का सपना देखा। मैंने उसे मक्के के खेतों में दौड़ते हुए, हंसते हुए देखा। फिर उसकी हंसी चीखों में बदल गई और मैं हांफते हुए जाग गया। वो फिर से वहीं थी, मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी और इस बार पलक झपकाने पर वो गायब भी नहीं हुई। वो बस खड़ी रही, उदास आंखों से मुझे देखती रही। मैंने फुसफुसाकर कहा, हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन वो मुझे घूरती रही। कुछ लंबे पलों के बाद उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और इशारा किया। पहले मुझे लगा वो मेरी तरफ इशारा कर रही है, लेकिन फिर समझ आया वो मेरे पीछे बाहर के मक्के के खेतों की तरफ इशारा कर रही थी। फिर उसने बिना आवाज के अपने होठों से 2 शब्द बोले। मैं नहीं बता सकता वो क्या थे। मुझे कभी भी होठ पढ़ने नहीं आए, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो, मुझे ढूंढो। ये सब कुछ बहुत डरावना था। क्या एक छोटी बच्ची की आत्मा ने मुझे उसकी लाश की जगह बताई थी? क्या उसका शरीर अब भी हमारे फार्म में दबा हुआ था? मैंने कहा, क्या मतलब? और उसी पल वो गायब हो गई। मैं हड़बड़ाकर बैठ गया, आंखें मसलते हुए सोचने लगा कि क्या ये बस एक सपना था। लेकिन मैं जानता था कि ऐसा नहीं था। मॉम के घर लौटने तक मैंने एक नया शौक पाल लिया था, खुदाई। मैंने मक्के के खेत में हर जगह गड्ढे खोदे। ऐसी जगह ढूंढता रहा जो बाकी जमीन से अलग लगे, जहां कभी किसी ने लाश छुपाई हो। लेकिन मॉम के लौटने और उनकी देखभाल में लगने के बाद मैंने उस जुनून को दबा दिया। फिर भी मुझे लगता है कि मिस मिलर अब भी कहीं ना कहीं हमारी जमीन पर है, शांति पाने का इंतजार कर रही है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। अगर आप कभी मिडवेस्ट के देहाती इलाकों से गुजरें, जहां मक्के के खेत क्षितिज तक फैले हों, तो याद रखिए, हर जमीन की अपनी कहानी होती है और उस मिट्टी के नीचे शायद कुछ ऐसा दफन हो जिसे अब तक चैन ना मिला हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी कर देना। आपके लाइक और हाइप से इस वीडियो को रीच मिल सकती है और मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी जरूर दीजिए और स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करिए। इस वीडियो में आपको पार्क रेंजर की एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।